जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चीन से दुनिया में फैलने लगा एचएमपीवी वायरस। मलेशिया हांगकांग में मिले एचएमपीवी के मरीज। बेंगलुरु में मिला एचएमपीवी का पहला केस। भारत में 8 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन से दुनिया में फैलने लगा एचएमपीवी वायरस। मलेशिया हांगकांग में एचएमपीवी के कई मरीज मिले। बेंगलुरु में मिला एचएमपीवी का पहला केस। 8 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन से दुनिया में फैलने लगा एचएमपीवी वायरस। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन से दुनिया में फैलने लगा एचएमपीवी वायरस। मलेशिया हांगकांग में मिले एचएमपीवी के मरीज। बेंगलुरु में पहला केस सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित मिली है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करेंगे, उसके बाद डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दें। दुनिया में फैला एचएमपीवी वायरस। मलेशिया हांगकांग में कई मामले सामने आए। चीन के हॉस्पिटलों में लगी भीड़। भारत के बेंगलुरु में पहला मामला सामने आया। 8 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। मलेशिया ने जारी की एडवाइजरी, साबुन से बार बार हाथ धोना है, चेहरे पर मास्क पहनना है और खांसते और छींकते समय रुमाल से ढकना है। तो मलेशिया ने यह जानकारी दी है, एडवाइजरी जारी की है कि खांसते और छींकते समय मुंह को ढकना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट ग्राफिक्स जल्दी से प्ले कर दीजिए। एचएमपीवी वायरस के लक्षण आप देख लीजिए। अगर ये आप में ये लक्षण है या किसी पड़ोसी में लक्षण देख रहे हैं तो उसको बोलिए कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाए, अपना इलाज कराए। फ्लू या सर्दी जुकाम जैसे लक्षण, बुखार आएगा, खांसी होगी तेज वाली सूखी खांसी, नाक बहना शुरू हो जाएगा, कभी कभी घबराहट आपको होगी, सांस लेने की समस्या भी होगी। कोरोना की तरह एचएमपीवी वायरस फैल रहा है, खांसने और छींकने से फैल रहा है, छूने से भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसलिए अगर इस प्रकार के लक्षण आपको खुद में दिख रहे हैं या पड़ोसी में दिख रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं। मैं इस पूरे मामले को लेकर हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है जल्दी से आपको सुना देते हैं। एचएमपीवी की घटनाओं की जानकारियां मिल रही हैं चाइना से। तो चाइना के भी जो स्वास्थ्य संगठन है या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने भी इस बात को नकारा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मरीज आ रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पर वो ठंड के कारण ऐसी समस्याएं जनरली आती है, इसलिए वो समस्याएं हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के स्वास्थ्य संगठन चाहे वर्ल्ड की हो चाहे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो एकदम तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि वो जो एक थोड़ा सा डर का माहौल जो पैंडेमिक के कारण हुआ था 2020 में, उसके कारण थोड़ा जनमानस में थोड़ी सी अव्यवस्थाओं की भावना आ सकती है। लेकिन हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम तैयार हैं और इस तरह की कोई घटनाएं भारत में अभी ऐसी नहीं दर्ज हुई हैं। डेली रूटीन मॉनिटरिंग में भी ऐसी कोई इजाफा नहीं दर्ज किया गया है जिसमें ये बात बोली जाए कि एचएमपीवी के केसेस आ रहे हैं, भारत में आया है या सीओपीडी के केसेस बढ़ रहे हैं। जो जनरली केसेस आते हैं ठंड में, सीओपीडी की लड़ली में, वो थोड़े मोड़े केसेस वो जनरली इंक्रीज होते हैं इस मौसम में। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर कुछ ऐसा होता भी तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी हमारी एकदम चाक चौबंद है। जहाँ तक बढ़ते हुए कि अब पहला केस भारत में आ चुका है। बेंगलुरु में एक छोटी बच्ची जो है संक्रमित मिली है एचएमपीवी वायरस से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हमास ने 34 इजरायली बंधकों की रिहाई को तैयार।
महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार रिहा करेंगे, हमास बोला। रिहाई के बदले आईडीएफ खाली करे गाजा पट्टी। नेतन्याहू बोले, हमें कोई लिस्ट नहीं मिली। हमास 34 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तैयार। हमास 34 इजरायली बंधकों के लिए तैयार है, रिहाई के लिए तैयार है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की रिहाई के लिए तैयार। रिहाई के बदले आईडीएफ खाली करे गाजा पट्टी। नेतन्याहू बोले, हमें कोई लिस्ट नहीं मिली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमास 34 इजरायली बंधकों की रिहाई को तैयार हो चुका है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार रिहा करेंगे, हमास ने कहा। रिहाई के बदले आईडीएफ खाली करे गाजा पट्टी, जल्दी से ग्राउंड फिक्स और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। हमास रिहा करेगा बंधकों की रिहाई को लेकर हमास तैयार। 34 लोगों की रिहाई को तैयार। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार जो लोग वहां पर हैं उनकी रिहाई को तैयार है। महिला सैनिक का वीडियो भी जारी किया था हमास ने। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था गाजा में। इजराइल कर रहा हमले 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास की टॉप लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमास अभी जिंदा है। चलिए, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर। कर्नल टीपी त्यागी सर, ये जो हमास ने कहा कि हम 34 इजरायलियों को, बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में आपको गजा पट्टी खाली करनी होगी, सर। ये खबर दरअसल में यूनाइटेड किंगडम से आई कि जी हमास तैयार है 34 बंधकों को रिहा करने के लिए। इजराइल ने कहा हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई है। अगर लिस्ट आ भी जाती है तो भी सवाल ये उठेगा कि इजराइल पूरी तरह से तो अपनी फौज को बुलाएगा नहीं। दूसरा, अगर वो युद्ध विराम भी करेगा तो परमानेंट तो करेगा नहीं, और ये दोनों शर्तों के बगैर हमास मानेंगे नहीं। और इसलिए इजराइल ने अपने हमले जारी रखे हैं, और उसने तो हमले जारी रखे ही हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि खान यूनिस में जो ह्यूमैनिटेरियन एरिया एक बनाया था, उसके कंपाउंड में वहां के लोगों ने इजराइल की फौज के ऊपर हमला किया है। यानी कि हमारा अब भी बाज नहीं आ रहा है हमले करने से। अब सर, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। रूस के अंदर 60% लोगों ने कहा कि जो रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे वो जायज है। 40% ने कहा नहीं जायज है। इजराइल के अंदर भी जो फिलिस्तीन के अंदर हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। ये जो सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, अमेरिका हो, इनमें भी फिलिस्तीनों की सपोर्ट में और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हुए। मुझे ये बताइए कि क्या हमास में, यानी कि हमास के खिलाफ कोई प्रदर्शन गाजा में हुआ क्या? और अगर गाजा में प्रदर्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि गाजा में जो हमास है उसके लड़ाके तो लड़ाके हैं ही, जो बाकी लोग हैं वो भी लड़ाके हैं, या तो लड़ाके हैं या उसके सपोर्टर हैं। मैं तो इजराइल का सपोर्ट इसलिए भी करूंगा कि इस समय इजराइल पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की लड़ाई को लड़ रहा है, और जो ये लिबरल डेमोक्रेसी थे इनको भी समझ में आने लगा है। लिहाजा ये समझौता मुझे होता हुआ नजर नहीं आता, नहीं दिखाई ठीक है जी 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 जी। और इस समझौते में फाइनली एक बात ये है कि अगर हो भी गया तो इजराइल ये कहेगा कि गाजा पट्टी के ऊपर कंट्रोल हमारा रहेगा। गाजा के अंदर से बाकायदा एक कॉरिडोर बनेगा ताकि स्वेज कैनाल के ऊपर निर्भरता कम हो। ये और ग्रेटर इजराइल का नक्शा आगे आएगा। ये जरूरी है आतंकियों के ऊपर लगाम लगाना, एक बड़ी जीत के लिए। चलिए, मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, जस्टिन ट्रूडो आज दे सकते हैं इस्तीफा। अपनी ही पार्टी के सांसदों ने किया मजबूर। ट्रूडो की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट। भारत अमेरिका से उलझ रहे थे जस्टिन ट्रूडो आज ही दे सकते हैं इस्तीफा। अपनी ही पार्टी के सांसदों ने उन्हें मजबूर कर दिया है।
ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिली है। भारत अमेरिका से उलझ रहे थे जस्टिन ट्रूडो। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद कर्नल टीपी त्यागी सर के पास हम लौटेंगे। ट्रूडो का खेल खत्म, कनाडा मीडिया की रिपोर्ट। ट्रूडो आज देंगे इस्तीफा। पार्टी के सांसदों ने उनसे इस्तीफा मांगा है। लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। भारत से उलझना भारी पड़ा। खालिस्तानी प्रेम जस्टिन ट्रूडो को ले डूबा, अपने ही हुए ट्रूडो के खिलाफ। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर, जिस प्रकार से ये खबरें चल रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो आज इस्तीफा दे सकते हैं और खुद उनकी पार्टी के ही जो सांसद हैं वो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण देख रहे हैं? देखिए, कनाडा के अंदर मेजोरिटी के लिए 175 सीटें होनी चाहिए। ये श्रीमान ट्रूडो के पास थी करीब 150। इनको कुछ सीटों की जरूरत थी। इन्होंने हाथ मिलाया उस संगठन से जो खालिस्तानियों से समर्थित है, शायद उसका नाम है कनाडा नेशनल पार्टी। अब उन्होंने अपना समर्थन पहले वापस लिया, फिर सरकार को गिरने से बचाया। यानी कि हालत ये हो गई कि उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए। झूठ क्या बोला? जो एविडेंस नहीं थी, केवल इंटेलिजेंस थी, उसको एविडेंस बताया। इंटेलिजेंस कैसे थी? जो 5 आई है, यानी कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड, ये देशों की एक सिग्नल आपस में एक्सचेंज करने की ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप ने ये बता दिया था कि साहब जो निज्जर है, उस निज्जर की हत्या में कहीं भारत का हाथ है। इन्होंने उस इंटेलिजेंस को एविडेंस समझ के पार्लियामेंट ने बता दिया। झूठ ज्यादा देर तक नहीं छिपता। अब हालत ये हो गई कि इनके खुद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इनके अगेंस्ट हो गए। इस्तीफा तो इन्हें देना ही था, पर इतनी जल्दी देना पड़ेगा ऐसा नहीं लगता था। इन्होंने दे दिया। इन्होंने हिंदुस्तान के साथ में खुल के विरोध किया। हमने भी, हमारी जो एम्बेसी थी, अब वहां पे केवल स्केलेटन रह गई है, उन सबको बुला लिया। आने वाले समय में एक अच्छी एग्जाम्पल भारत के लिए ये होगी कि अब दूसरा कोई देश भारत से पंगा लेने का प्रयत्न नहीं करेगा। जैसा ट्रूडो ने किया, उसने जैसा किया वैसा उसको सबक मिल गया। जी, एक पॉइंट और कर्नल टीपी त्यागी, क्योंकि जिस प्रकार से खालिस्तानियों के पीछे जस्टिन ट्रूडो खड़े नजर आए, क्या जो खालिस्तान है जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में उसके लिए जगह दे देनी चाहिए कि आप अपना देश यहीं पर बना लीजिए? एक और दूसरा, जिस प्रकार से हमने चरमपंथी ताकतों को कनाडा में हावी होते देखा, क्या ये कनाडा के लिए भी एक आने वाले वक्त के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बात यह है कि कनाडा में बहुत तरह के लोग हैं। वहां पे हिंदू हैं, वहां पे सिख हैं। जो सिख हैं उसमें भी कुछ नॉर्मल सिख हैं और कुछ ऐसे हैं जो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। यानी कि उन खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले सिखों के विरुद्ध भी बहुत सारे सिख हैं जिनके बयान अक्सर आते रहते हैं, और हिंदू तो उनके खिलाफ है ही। लिहाजा वहां पे उन कुछ चुनिंदा खालिस्तानियों की वजह से ये कह देना कि हिंदू यहाँ से छोड़ के चले जाओ, ये बिल्कुल आउट ऑफ एक्सेप्टेंस है, और इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता सर। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर। अमेरिका में 10 साल का सबसे भीषण बर्फीला तूफान, 7 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की गई। अमेरिका में 6 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित। लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में 10 साल का सबसे भीषण बर्फीला तूफान। अमेरिका ने 7 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की। अमेरिका में 6 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित। लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। अमेरिका में 10 साल रखना, एक तरफ लूप चलाना, नहीं तो कॉपीराइट।
लोगों का जीवन प्रभावित, लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। अमेरिका में बर्फीला तूफान आया है, 10 साल का सबसे बर्फीला तूफान। अमेरिका में 6 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित, लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। अमेरिका में 10 साल का सबसे बर्फीला तूफान। चलिए जल्दी से वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा देंगे हम। बर्फीले तूफान का कहर इस वक्त अमेरिका में दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका में 10 साल का सबसे बर्फीला तूफान आया हुआ है और काफी स्नोफॉल, वहां पर काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों के बाहर ना निकलें, यात्रा ना करें, घरों में रहें। लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह भी दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अमेरिका की जहां पर बर्फीला तूफान आया हुआ है और बहुत तेज तूफान है, बर्फ साथ में गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है और कहा जा रहा है कि 10 साल का सबसे भयानक बर्फीला तूफान ये आया है और 6 से 7 राज्यों में इमरजेंसी घोषित अमेरिका में की गई है। 7 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और ट्रंप प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, बर्फीले तूफान का कहर अमेरिका में देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमेरिका में बर्फीला तूफान आया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन फिर भी 7 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और लगातार बर्फबारी का दौर अमेरिका में जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, रूस से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस से बड़ी खबर आपको बता दें तो एक और बड़ी खबर इस वक्त की रूस से सामने आ रही है। रूस से अगली बड़ी खबर पे हम चलेंगे। अगली बड़ी खबर पे हम चलेंगे। रूस से बड़ी खबर सामने आ रही है। S-500 तैनात करने जा रहा रूस। S-500 से बचना नेटो के लिए मुश्किल होगा। नेटो के हर हमले को फेल करेगा S-500। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है S-500। S-500 तैनात करने जा रहा रूस। S-500 से बचना नेटो के लिए मुश्किल। S-500 को तैनात करने जा रहा रूस। S-500 से बचना नेटो के लिए मुश्किल होगा। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए। उसके बाद कर्नल टीपी त्यागी सर के पास हम चलेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है S-500। 500 किलोमीटर दूरी तक निशाना साध सकता है। 600 किलोमीटर तक टारगेट की पहचान कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में गिरा सकता है। स्टील्थ फाइटर जेट का ये काल है, जिसमें F-35 हो या चीन का J-20 हो। नेक्स्ट ग्राफिक्स। सैटेलाइट को मार गिरा सकता है S-500, ये भी इसके अंदर खासियत है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सबके लिए काल है। दुश्मन का हर हमला S-500 के आगे फेल होगा। और हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। कर्नल टीपी त्यागी सर, जिस प्रकार से रूस ने फैसला किया है कि वो अब S-400 के बाद S-500 को तैनात करेगा, क्या कुछ रणनीतिक फायदा रूस को हो सकता है? क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन तो S-400 होने के बावजूद भी कजान तक पहुंच जा रहे हैं, वहां पे अटैक कर दे रहे हैं सब। देखिए, रशिया ने अभी तक अपने वो हथियार तो दिखाए ही नहीं है जिनका कोई समानांतर पूरी दुनिया में नहीं है। ये जो S-500 है, ये S-500 आप दूसरे देशों को तो छोड़िए, ये तो स्पेस में सैटेलाइट को भी तबाह कर सकता है। ऐसे ही उसका स्काई फॉल है, यानी कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के उस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है कि जो दूसरे सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। और कल्पना कीजिए कि अगर दूसरे सैटेलाइट तबाह हो गए तो सारी एक्टिविटीज ऑन द अर्थ या जहां वो तबाह करना चाहेगा वो खत्म हो जाएंगी।
तो S-500 इज वेरी वेरी पावरफुल। इसके साथ में जैसे सरमट मिसाइल है, 18,000 किलोमीटर उसकी रेंज है, और सर वो M27 यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 27 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल S-500 की जरूरत क्या पड़ेगी हाइपरसोनिक मिसाइल को, या खास तौर पे F-35 को। अमेरिका का जो वो स्टेल्थ फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है F-35, जिसको वो ये कहते हैं कि इसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता, उसके अगेंस्ट है ये, क्योंकि अमेरिका के पास में ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल तो है ही नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में तो अमेरिका बच्चा है अभी उसके पास मिनटमैन 3 के अलावा कोई ऐसी मिसाइल नहीं है। लिहाजा S-500 इज वेरी इफेक्टिव। और ये कहना कि यूक्रेन ने S-400 के बावजूद उसका ड्रोन काम कर गया, सर देखिए बात ऐसा है, कोई ड्रोन जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होता है वो रडार में चिड़िया की तरह दिखते हैं, और अगर वो लो एल्टीट्यूड पे चढ़े तो वो पकड़ में नहीं आते। तो किसी ड्रोन के एक हमले को ये नहीं कह सकते कि S-400 इनइफेक्टिव हो गया। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता, अगर कोई एयरक्राफ्ट होता, क्रूज मिसाइल होती, बैलिस्टिक मिसाइल होती, तो S-400 बराबर उसको खत्म कर देता। तो ड्रोन के साथ में ये एक स्पेशल एडवांटेज है। लेकिन ड्रोन से हमें बहुत ज्यादा वरी इसलिए नहीं करना चाहिए सर, ड्रोन में हजारों केजी तो एक्सप्लोसिव होता नहीं, उसमें 5, 7, 10 केजी एक्सप्लोसिव होता है, तो उनके जो हमले हैं वो इतने लीथल या इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो छोटे ड्रोन कुछ यूक्रेन के बच गए होंगे, पर उसका ये मतलब नहीं कि S-400 कामयाब नहीं। चलिए मैं लौट हिंदुस्तान के बाद एक और बड़ी जी सर, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है म्यांमार से, बड़ी खबर है इस वक्त की, इसके बाद टीपी त्यागी सर के पास लौटेंगे। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर अराकान का कब्जा, भारत बांग्लादेश के साथ रखाइन प्रांत का बॉर्डर, अराकान आर्मी बना सकती है अपना अलग देश, अराकान आर्मी को मिल रही है चीनी समर्थन। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर अराकान का कब्जा, भारत बांग्लादेश के साथ रखाइन प्रांत का बॉर्डर, अराकान आर्मी बना सकती है अपना अलग देश, अराकान आर्मी को मिल रहा है चीनी समर्थन। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। अराकान की चुनौती, रखाइन प्रांत पर किया कब्जा, 18 शहरों में से 15 पर कब्जा, भारत बांग्लादेश के साथ सीमा, जुंटा सेना छोड़ रही है मैदान। नॉर्थ ईस्ट पर होगा असर, कुकी को खुलकर मिल सकता है समर्थन। भारत, म्यांमार और थाईलैंड में जो भारत का हाईवे था उस पर भी असर होगा। लाओस तक ये सड़क जानी थी, लेकिन क्या अराकान आर्मी के कब्जे के बाद चुनौतियां बढ़ेंगी? लेकिन अराकान आर्मी है क्या? जल्दी से नेक्स्ट ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर छोटी सी टिप्पणी एक्सपर्ट्स के से लेंगे। ये 3 ब्रदरहुड अलायंस भी से कहते हैं। द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी इसका हिस्सा है, और दूसरी जो पार्टी है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और तीसरी जो है वो अराकान आर्मी। ये मिलकर 3 ब्रदरहुड अलायंस बनाते हैं, और इन्हें चीन से खुलकर मदद मिल रही है। टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। टीपी त्यागी सर, म्यांमार के अंदर अराकान आर्मी की जीत, जुंटा की हार, आंग सान सूची का कुछ पता नहीं, क्या कुछ होने वाला है सर भारत के पड़ोस में? नहीं, अब अभी जुंटा की हार नहीं हुई है जी। अभी तो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो अराकान आर्मी है, आप ही ने बताया कि 3 ब्रदरहुड, इसमें 4-5 तरह के ग्रुप मिले हुए हैं। ये कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव आर्मी नहीं है। रखेन का जो क्षेत्र है वो बराबर बांग्लादेश से और हिंदुस्तान से दोनों से मिलता है, लेकिन उनकी तरफ से एज फार एज इंडिया इज कंसर्न हमारे लिए खतरा जीरो है। हम उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। अराकान आर्मी ने भी कहा है कि हमें हिंदुस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, खास तौर पे मणिपुर, और मणिपुर में भी मैती नहीं, जो कुक्की का इलाका है, वो कुक्की के इलाके के अंदर ये थोड़े बहुत हथियार पहुंचा सकते हैं। हाँ, वहां भी, और मिजोरम में भी
मिजोरम में, क्योंकि मिजोरम का जो चीफ मिनिस्टर है उसने अमेरिका में जाके ये कहा है कि हम 3 देशों की गुलामी नहीं सहेंगे, और उसने तो यहाँ तक कहा है कि बांग्लादेश का चिटागोंग और हिंदुस्तान का मिजोरम एंड पार्ट ऑफ मणिपुर और म्यांमार का एक प्रांत, इन तीनों को मिला के एक देश बने जिसका नाम शायद उन्होंने जोगम रखा है। तो लिहाजा मिजोरम और मणिपुर में थोड़ी सी नजर रखने की जरूरत है, वरना हमें कोई खतरा नहीं है इस अराकान आर्मी से। अराकान आर्मी भी कहती, हम भी ये मानते हैं। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, उनके लिए ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी तक इतने दिनों में वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए हैं। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।